आदाब नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक के बाद एक ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने गज़ा से लेकर ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, चीन और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तक पूरी दुनिया की सियासत को हिला दिया है। सबसे पहले बात गज़ा की, जहां अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच जंग या सीज़फायर का मामला नहीं रह गया है, बल्कि गज़ा में विदेशी फौजों की तैनाती की तैयारी शुरू हो चुकी है। युगांडा और बुरुंडी के बड़े फौजी अफसरान पिछले हफ्ते इजराइल पहुंचे हैं और वहां गज़ा में सैनिक भेजने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के तहत हो रहा है जिसमें गज़ा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स बनाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर गज़ा में विदेशी फौजें क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ये वाकई अमन कायम करने के लिए होगा या फिर गज़ा के भविष्य पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल की शुरुआत होने जा रही है? दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास एक तेल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाने की खबर सामने आई है, जिसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर और खतरा बढ़ा दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक बड़ा पाकिस्तानी वफ्द तेहरान पहुंचा है, जहां ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। दावा ये किया गया है कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है और ईरान अमेरिका जंग को खत्म करने के रास्ते पर अहम प्रगति हुई है। उधर चीन ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ उसके सहयोग को किसी भी तरह से कमजोर या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो आखिर मिडल ईस्ट में ये नया खेल क्या है? क्या गज़ा में विदेशी फौजों की एंट्री होने वाली है? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता फिर से खुल पाएगा? और क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील कराने में कामयाब हो सकता है या नहीं? आइए पूरी जो खबरें हैं उनको तफसील से हम समझते हैं क्या है आज की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा और बुरुंडी के सैन्य अधिकारियों ने पिछले हफ्ते इजराइल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद गज़ा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल में सैनिक भेजने की संभावनाओं पर बातचीत करना था। ये फोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत तैयार करने की योजना का अहम हिस्सा बताई जा रही है। युगांडा अपनी भागीदारी की आखिरी तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि इस महीने उसकी संसद ने गज़ा के लिए सैनिक भेजने की मंजूरी दे दी है। युगांडा की तरफ से करीब 1200 जवान भेजने की इच्छा बताई गई है। वहीं बुरुंडी के साथ अभी कोई आखिरी समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन उसके सैन्य प्रतिनिधियों ने इस मिशन में दिलचस्पी दिखाई है। बुरुंडी के 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने इजराइल का दौरा किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश इस मिशन में शामिल होने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, यानी बुरुंडी दिखाई दे रहा है। अगर बुरुंडी भी इस मिशन में शामिल होता है तो गज़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फौज में शामिल होने वाले देशों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे पहले मोरक्को, कोसोवो, कजाकिस्तान और अल्बानिया ने भी अपनी तरफ से सैनिक देने की प्रतिबद्धता जताई थी। मोरक्को ने करीब 500 जवानों तक की बात कही है, जबकि कोसोवो, कजाकिस्तान और अल्बानिया ने मिलकर लगभग 80 सैनिकों की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। जिस अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की बात की जा रही है उसकी कुल संख्या 20,000 जवानों की रखी गई है, जबकि अब तक की प्रतिबद्धता इस लक्ष्य से काफी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोर्स की कमान अमेरिकी मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स के हाथ में हो सकती है। अब सवाल आखिर यह है कि आखिर ये फोर्स गज़ा में करेगी क्या? ट्रंप के ऐलान के मुताबिक एक ऐसा समझौता सामने आया था जिसमें हमास के हथियार छोड़ने और इजराइल के गज़ा से पीछे हटने की बात शामिल थी। इसके तहत इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स उन इलाकों में तैनात की जा सकती है जहां एक आने वाली टेक्नोक्रेटिक कमेटी प्रशासन संभालेगी। इस फोर्स का काम सीजफायर की निगरानी करना था, फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देना और राहत सामग्री की डिलीवरी को सुरक्षित बनाना होता था। यानी कागज पर यह फोर्स गज़ा में व्यवस्था और अमन कायम करने के लिए होगी, लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गज़ा का सीजफायर पहले ही काफी गंभीर मुश्किलों में फंस चुका है। इजराइल की फौज कब और कितने इलाकों से पीछे हटेगी, इस पर अभी तक विवाद बना हुआ है। दूसरी तरफ हमास के हथियार छोड़ने का मुद्दा भी सबसे बड़ी रुकावट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने नए अमेरिकी समझौते पर सहमति तो जताई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान को स्वीकार नहीं किया। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल गज़ा के उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जिन पर उसका कंट्रोल है, जब तक हमास को पूरी तरीके से वो डिसआर्म नहीं कर दिया जाता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल इस वक्त गजा के लगभग 60% हिस्से पर कंट्रोल रख रहा है। यानी एक तरफ विदेशी फौज भेजने की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ उस राजनीतिक समझौते पर ही सहमति नहीं बन पा रही है जिसके आधार पर यह फोर्स गजा में काम करेगी। यही वजह है कि गजा में अंतर्राष्ट्रीय फौज का मुद्दा बेहद पेचीदा हो गया है। सवाल ये भी है कि क्या विदेशी सैनिक गजा में सभी पक्षों को मंजूरी देंगे? क्या हमास इस फोर्स की मौजूदगी स्वीकार करेगा? क्या इजराइल अपने कब्जे वाले इलाकों से वास्तव में पीछे हटेगा? और सबसे एक अहम सवाल, इस फोर्स को कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि अगर फोर्स का गठन तो अंतर्राष्ट्रीय नाम से हो, लेकिन उसके फैसलों पर अमेरिका और इजराइल का असर ज्यादा हो सकता है, तो गजा के राजनीतिक भविष्य को लेकर नए विवाद खड़े भी हो सकते हैं। युगांडा और बुरुंडी को इस मिशन में शामिल करने की कोशिश भी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों देशों को सोमालिया में लंबे समय तक शांति और सुरक्षा अभियानों का तजुर्बा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं अफ्रीकी यूनियन के मिशन के तहत अल शबाब के खिलाफ कार्रवाई में शामिल रही हैं। एक सुरक्षा जानकार के मुताबिक सोमालिया का मिशन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए युगांडा और बुरुंडी जैसे देश अपनी सेनाओं के लिए आर्थिक और सैन्य मदद के नए मौके तलाश सकते हैं और अमेरिका की मदद से गजा में तैनाती उनके लिए ऐसा ही एक मौका साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, गजा की कहानी यहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। इस खबर के साथ एक और दर्दनाक मामला फिर सुर्खियों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को इस घटना को 1 साल पूरा हो गया है जब गजा के नासिर अस्पताल पर हुए डबल स्ट्राइक में 22 फिलिस्तीनी मारे गए थे। मरने वालों में कुछ पत्रकार और राहत कर्मी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में राइटर्स की कैमरामैन हुसाम अल मंसूरी और एसोसिएटेड प्रेस समेत कई मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाली विजुअल जर्नलिस्ट मरियम दग्गा भी मारी गई थी। 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है अभी तक। इजरायली अधिकारियों का यह कहना था कि अस्पताल की छत पर हमास से जुड़ा एक संदिग्ध कैमरा निशाना था, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं। अब चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, दूसरे सबसे खतरनाक मोर्चे की तरफ, और वह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इलाका। ओमान के पूर्वी तट के पास एक तेल टैंकर को एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक प्रोजेक्टाइल जहाज के इंजन से टकराया है, जिससे टैंकर काम करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और न्यूट्रलाइज हो गया है। राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज के सभी क्रू जो मेंबर्स है वो सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार को लेकर कुछ चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से पहले दुनिया के कारोबार वाले तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था, लेकिन अब जब से ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग हुई है, उसने इस पूरे इलाके को एक बड़े खतरे के क्षेत्र में बदल दिया है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ईरान इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और कई बार इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि इस ताज़ा हमले की जिम्मेदारी किसी ने अभी तक स्वीकार नहीं की है। यही वह जगह है जहां अब पाकिस्तान की एंट्री बेहद अहम हो जाती है। पाकिस्तान लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल तेहरान से रवाना हो चुका है। इस प्रतिनिधि मंडल ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक बातचीत में हॉर्मुज को दोबारा से खोलने और ईरान अमेरिका संघर्ष को खत्म करने के लिए रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इन बातचीत को काफ़ी सकारात्मक और नतीजे वाला बताया है। उनके मुताबिक बातचीत में अहम प्रगति हुई है और दोनों पक्षों ने क्षेत्र में लंबे समय तक अमन कायम करने की उम्मीद जताई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि वे अपने आप को अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम मध्यस्थता के तौर पर पेश कर रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की यह कोशिश किसी असली समझौते तक पहुंचती है या फिर मिडल ईस्ट की जटिल सियासत इस कोशिश को भी रोक देती है। इसी बीच ईरान और ओमान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के प्रबंधन को लेकर अपना एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ओमान लंबे समय से क्षेत्रीय कूटनीति और मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाता रहा है, जैसे
पाकिस्तान निभा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और ओमान की तरफ से तैयार किए जाने वाला कोई प्रस्ताव अमेरिका को मंजूर होगा या नहीं। अगर अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करता है तो हॉर्मोज पर तनाव और ज्यादा लंबा खिंच सकता है। और दोस्तों, इस पूरी जंग में अब चीन भी खुलकर अमेरिका के दबाव के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान से जुड़े करीब 60 संगठनों और लोगों पर नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें कुछ चीन में मौजूद इकाइयां भी शामिल बताई गई हैं, यानी कंपनीज भी शामिल बताई गई हैं। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और ईरान के बीच होने वाला सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है और इसे किसी भी तरह से बाधित या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। चीन का कहना है कि एक तरफा प्रतिबंधों की अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई मजबूत बुनियाद नहीं दिखाई दे रही है और आर्थिक जंग से तनाव और बढ़ रहा है। चीन का यह बयान इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चीन ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन खरीद रहा है। अमेरिका ने अभी इन देशों के खिलाफ सीधे सेकेंडरी प्रतिबंधों का ऐलान नहीं किया तो ईरान के साथ व्यापार कर रहे, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी से यह संकेत जरूर दिया गया है कि देशों को ईरान से दूरी बनाने का मौका दिया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मिडल ईस्ट में 3 बड़े मोर्चे एक साथ खुल चुके हैं। पहला मोर्चा गजा है, जहां विदेशी फौजों की तैनाती की तैयारी हो रही है, लेकिन इजराइल की वापसी और हमास के हथियार छोड़ने पर कोई आखिरी सहमति नहीं है। दूसरा मोर्चा हॉर्मोज है, जहां तेल टैंकर पर हमला ये दिखा रहा है कि समुद्री रास्ते अभी भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं। और तीसरा मोर्चा ईरान अमेरिका टकराव है, जहां पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और चीन अमेरिका के आर्थिक दबाव के खिलाफ ईरान के साथ अपने सहयोग का बचाव कर रहा है।